हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप क्लासेस से हमारी वीडियोस आ रही हैं उन सबको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते ये हमें नहीं पता। अगर आप करते हैं तो आपके लिए एग्जाम में 110% बता रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमारी 200 वीडियोज आने वाली हैं, सारी पूरे जीएस को, कंप्लीट जीएस को हम करने वाले, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब होता है कि अगर हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपका पेपर में 50% काम का ऐसे हो जाता है। बाकी करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो यहां से चीजें, और करंट अफेयर से बाकी आपने इतने दिन से कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा, ये सब मिल करके आपको एग्जाम को निकालने में काफी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा बैच एक शुरू हो रहा है, आप सभी को बता देते हैं एक बार फिर से कि मिशन आईएएस हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, हिंदी मीडियम के लिए है, जो आपको 17 अप्रैल से हमारी क्लासेस ये शुरू होने वाली, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये दोनों है, ऑफलाइन भी चलेगी और ऑनलाइन में। ऑफलाइन के लिए जो स्टूडेंट दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में आकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन चाहे वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो 1000 घंटों की जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करेंगे उनको क्लासेस मिलेंगी, जो लाइव होंगी, और कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा डाउट सेशंस वगैरह आपसे लिए जाएंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है पढ़ने में, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रही, तो वो भी आप यहाँ पर डिस्कस होगा, बात कर सकते हैं टीचर से। ऑफिस में अगर आप दिल्ली में है तो ऑफिस में जाके बात कर टीचर से मिल सकते हैं। कोर्स की अवधि की बात करें तो 12 महीने टाइमिंग होगी, हमारे कोर्स की अवधि 12 महीने में आपको कंप्लीट किया जाएगा। और ये कब के लिए, तो यूपीएससी ध्यान रखना 24-25 के लिए है। ठीक है, 24-25 के लिए। और बाकी अगर कोई इसके अलावा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप जानकारी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक आज है, जहां पर बात करेंगे यहाँ पर मुगल शासकों के बारे में, मुगल शासकों के मकबरे कहाँ पर, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मुगल साहित्य की, मुगल साहित्य में क्या, जैसे अकबर ने बनाया था, अनुवाद विभाग बनाया था। अनुवाद विभाग में बहुत सारी किताबों के अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद किए गए थे। उन पर एग्जाम में पीसेस में कई बार क्वेश्चन देखने को आते हैं, और अच्छे अच्छे लोग जो लोग पढ़ते लेकिन इन चीजों पर छोड़ देते हैं, ये चीजें छूट जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। आप देखेंगे जब टॉपिक आप पढ़ेंगे, उसके बाद कोई पेपर आप लगा के देखना, 10 साल 15 साल के 12 साल के पेपर उठाना, पीसेस के प्री जो इससे पहले हो चुके हैं, उन सब में देखना एक आधे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको नोट कर लेना है, ऐसे रट के जाना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे पहले भी कई बार आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर शासक है, मुगल शासक और उनके मकबरे। जगह याद रखें कहां पर है, जैसे बाबर का मकबरा कहां पर, तो आगरा और काबुल। आगरा के पास आराम बाग में पहले इसको दफनाया गया था। उसके बाद फिर कहां गया, ये अपनी जिसको जहां इसकी इच्छा थी कहां पर, काबुल जाता है, काबुल में इसको दफनाया जाता है। ठीक है, तो जगह याद रखनी बस, और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। हुमायूं का मकबरा कहां पर, दिल्ली में है, आपको पता है ये चीजें। और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, आगरा के पास। ठीक है, किसे बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर, शाहदरा, और कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर ये है। कहां पर है, रावी नदी। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लेना अगर चाहो तो। ठीक है, रावी नदी के तट पर शाहदरा। ठीक है, शाहजहां का ये आपका कहा, ये भी आपके आगरा में है। औरंगजेब का कहां पर, औरंगाबाद, जो कि दौलताबाद के नाम से उस समय जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके मुगल कालीन जो शासक है और उनके मकबरे। चलिए अब यहां पर देखिए, लिखिए मुगल कालीन पुस्तकों का अनुवाद की बात करेंगे, भाई कौन सी पुस्तकें हैं। तो आपको देखिए यहाँ पहली लाइन में देखो, हमने आपको जो पॉइंट बताया था कि अकबर ने क्या किया था, अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। किसने करी थी, अकबर ने। यही क्वेश्चन क्या पता आपसे सीधे पूछे, किसने स्थापना करी, तो अकबर ने किया था। इस विभाग में क्या होता था, संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं में की अनेक कृतियों का अनुवाद किसमें होता था, फारसी में होता था। अगर बात करें फारसी में ही क्यों हो रहा, क्योंकि मुगल कालीन साहित्य की भाषा क्या थी, मुगल कालीन राज की भाषा कैसी थी, फारसी भाषा थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, मुगल काल की राज की भाषा क्या है, तो फारसी है। इसीलिए अनुवाद विभाग बनाया गया था, और उसमें इन सब भाषाओं में जो किताबें हैं उनको फारसी में कन्वर्ट किया जाएगा, उनका अनुवाद किया जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सारी लाइन बाय लाइन चीजें मिलेगी। महाभारत, आपको पता है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ, रज्जम नामा के नाम से अनुवाद हुआ है। और किसने किया, तो बदायूनी ने, नकीब खान ने और अब्दुल कादिर ने, इन 3 लोगों ने रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया। पीसेस पेपर उठा के देखना, 2 साल पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था, वो यही क्वेश्चन आया है पीसेस का, 2 साल पहले पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो यहाँ पर रामायण, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अब देखिए ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक, जिसको बोलते तुजुक बोला गया है, फारसी में अनुवाद किसने किया, जहान ए जफर के नाम से मोहम्मद खां गुजराती के द्वारा किया गया है। ठीक है, ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ तजक, जिसको तुजुक बोला गया है, फारसी में अनुवाद किसने किया, तो जहान ए जफर के नाम से अनुवाद किया, किसने किया है, तो मोहम्मद खां गुजराती ने। अब यहां पर देखिए अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया, तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अनुवाद किया था, किसका, अथर्ववेद का। अब देखिए यहाँ पर एक किताब आप सभी लोग सुने होंगे, पंचतंत्र के बारे में आपको पता है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था, और क्या नाम था, ये नाम पूछा गया आपके एग्जाम में, अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ठीक है, मौलाना हुसैन फैज ने, देखो एक और है, मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से भी इसे किया।
तो ये नाम याद रखना, किसने किसने अनुवाद किया, किस नाम से। ठीक है, कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने किया था, और क्या नाम था, आयार ए दानिश। ठीक है, आयार ए दानिश। तो ये किताबें हैं, इनके अनुवादक कौन है, इन सबके नाम आपको नोट बनाने। देखिए ये सिंपल चीजें हैं, इसका एक आधे पेज में मुश्किल से नोट्स बनेगा, 2-4 बार पढ़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओगे। चलिए और देखें यहाँ पर, राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने, मौलाना शौरी ने किया। किसने, मौलाना शौरी ने किया है। गणित की पुस्तक है लीलावती, सभी को पता उसके बारे में, इसका अनुवाद फैजी ने किया था, किसमें, फारसी भाषा में। ठीक है, अब देखो भगवत पुराण का अनुवाद किसने, टोडरमल ने किया है, टोडरमल ने, किसमें, फारसी भाषा में। नल दमयंती का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया, फैजी ने किया। और सिंहासन 32 किताब है, उसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, जितनी बुक्स आपको बता रहे हैं सब पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, आप जब 10-20 साल के उठाइए पेपर, यूपी पीएसएस को उठा लो, बिहार पीएसएस को उठा लो, एमपी पीएसएस को उठा लो, आप आरओ वगैरह, ठीक है, इस जितने भी एग्जाम हुए इन सब में उठा के देखो, कहीं ना कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तुजु के बाबरी का अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, फारसी भाषा में। ठीक है, तुजु के बाबरी, ये क्या है, तो बाबर की आत्मकथा है फारसी भाषा में, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था खुद। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पर अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की पुस्तक मुजाम उल बुल्दान का फारसी भाषा में अनुवाद किसने का, मुल्ला अहमद दंदी के द्वारा, काशिम बेग और शेख मुनव्वर। ठीक है, अगर देखो आपको ये चीजें पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल इजी है। अब देखिए अरबी कृति है हयात उल हैवाना का फारसी अनुवाद अबुल फजल शेख मुबारक ने किया। और योग वशिष्ठ, एक योग वशिष्ठ किताब का नाम है, फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। देखो फैजी क्या है, फैजी कई सारे, फैजी ने कई सारी किताबों का अनुवाद किया। तो एक आप नोट सब जब बनाएंगे तो सेंटर में लिख लेना फैजी, और जितनी किताबें सबका नाम नोट कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा और सम्मान की भावना को जगाने के लिए अकबर ने अल्लोपनिषद ग्रंथ की रचना फैजी से करवाई। ठीक है, क्या किया इसने, कौन से ग्रंथ है, कौन सी रचना है, तो आपको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए और एक दो चीजें हैं, जैसे फारसी ग्रंथ, फारसी संस्कृत कोश की रचना किसने करी, कृष्णदास ने करी थी। फारसी संस्कृत कोश की रचना किसने करी है, तो कृष्णदास ने करी। दारा सिको ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा 50 अन्य उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। पीसीएस पेपर उठा के देख लो, 1 साल पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था, 1 साल पहले क्वेश्चन। इतनी सॉलिड चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, आप किताबें उलझते रहो, पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब अब समय है क्या, अब समय सिलेक्टेड पढ़ने का है, बहुत ज्यादा चीजें जान करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिलेक्टेड पढ़ो, आराम से क्वेश्चन निकलेगा, आपको अभी फोकस देना है प्रीलिम्स के लिए। अब देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन शिलालेख से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और उनमें वर्णित क्या क्या विषय हैं, तो इधर दिए हैं विषय, इधर दिए हैं शिलालेख। तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख, उसमें बात करिए किसमें, पशु बलि की निंदा की बात करी, किसकी, पशु बलि की निंदा की बात करी गई है। दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य व पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया, किसमें, दूसरे शिलालेख में। तीसरा यहाँ पर है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो आपको याद है किस शिलालेख में क्या बातें करी गई। चौथा शिलालेख की यहाँ बात करें, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करी गई है। पांचवा देखो यहाँ पर है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करी गई है। ये सब क्या है, क्वेश्चन देंगे, मैचिंग कराएंगे, भाई पहले में क्या है, दूसरे में क्या, चौथे में क्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 13 शिलालेख है, 5 हमने पढ़ लिए। आगे देखिए छठे शिलालेख में कहा गया, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई, इसमें छठे में। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, जो अशोक घूम तीर्थ यात्राएं करते हैं उनकी बातें कहाँ है, 7वें और 8वें शिलालेख में। उसी तरह से 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक के आदेश दिए गए कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। कौन, राजा और उच्च अधिकारी है वो प्रजा के हित में सोचे, किस अभिलेख में कहा गया, ये 10वें शिलालेख में बात करी गई। ठीक है, 11वें की बात करें, इसमें धम्म की व्याख्या करी गई। तो याद रखना जो ये धम्म वाले क्वेश्चन है, धम्म वाले ये कई बार पूछे गए। जैसे 11वें में देखो धम्म की बात करी, यहाँ अशोक देखो 7-8 में क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब देखो 12वां से कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही कि भाई स्त्री महामात्र की नियुक्ति करना है, और जिसके जो भी विचार है उन सब के विचारों की सम्मान की बात करी किसमें, 11वें शिलालेख में। ये आपको याद होने चाहिए जितने शिलालेख हैं ये। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है, जहां उसने क्या किया, धर्म प्रचारक भेजे थे। तो पूछा एग्जाम में किस 5 मतलब कौन शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम है, तो या इनका कौन सा, 13वां। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें में। ये 13वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। 14वां कौन सा, 14वां है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, किसने, अशोक ने। तो ये बात होगी यहाँ पर शिलालेख की। तो ये कुछ आपके लिए टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसपे हमने बात कर ली, इन सबको आप पढ़ेंगे
नोट्स बनाएंगे इस पर, क्लासेस आपकी ऐसे आती रहेंगी, वीडियोस ऐसे चलती रहेंगी आपके लिए। तो फिर उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियोस को देख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और आपका कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट में डाल देंगे, तो उससे हम लोग देखेंगे। जो भी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम लेकर डालेंगे तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो दी जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।